चल, तो शक पढ़ रहे थे हम लोग। शक किसके बाद आए? आपको एक चीज बताई थी हमने भाई पिछली क्लास में, सबसे पहले शक, शक के बाद पल्लव, पल्लव के बाद कुफा। अरे हाँ या ना? तो हिंद यूनानी शक पल्लव है शक। शक के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शक। हाँ, शक का कोई इलाज नहीं होता है। दोनों गुड़िया जो आप बैठी है बेटा, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो शक, शक जो है ये मध्य एशिया के लोग थे। कहां के लोग थे बेटा? यार आप हमेशा मध्य एशिया सुनते हो। एशिया क्या है आपको पता है ना? एशिया महाद्वीप, जहां पर हमारा देश स्थित है। एशिया महाद्वीप में ही चाइना है, एशिया महाद्वीप में ही रूस है। तो एशिया का जो बीच वाला हिस्सा है, चलो मैं आपको चित्र बना के बता देता हूं। देखो, ये आपका एशिया है, ये आपका भारत है, ठीक है। हाँ, पानी पानी है ना बेटा, पानी बहुत है। ये लो, लगभग इस तरह से एशिया है आपका। तो इस हिस्से में ये तो आपका भारत हो गया पूरा, ठीक है बेटा। ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सऊदी अरब वाला इलाका, ये रूस हो जाएगा, ये चाइना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर म्यांमार, ये नीचे थाईलैंड, इंडोनेशिया जाएगा। ये पूरा एशिया है। तो एशिया में इस हिस्से में जो बीच वाला हिस्सा है, यहां पर वर्तमान में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, ये सब देश है। ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, सोवियत संघ रूस का। 1991 में ये अलग हो गया, 15-20 भागों में बट गया ये, ठीक है। इस हिस्से में उस समय पर यहां से कौन भारत में आते हैं? शक। तो आपसे पूछे शक कहां से भारत में आए थे? मध्य एशिया देख लिया कौन सा है? ये इतना छोटा क्यों आ रहा है? मध्य एशिया देख लिया बेटा, ठीक है। तो मध्य एशिया से भारत में कौन आए? शक आए। मध्य एशिया से भारत में कौन आए? शक आए, ठीक है। अब शक जो राजा थे, जो शक राजा थे, अपने आप को क्या कहना पसंद करते थे? क्षत्रप। क्या कहना पसंद करते? ये भगोड़े लोग थे, चोर थे। ये शक जितने भी थे कौन थे? चोर। एक नंबर के चोर, मतलब चोरों में भी नंबर होता है, कोई 10 नंबर होता है, कोई, ये 1 नंबर के चोर थे। ये मध्य एशिया के लोगों ने इनको भयंकर मारा, इनको मारा और मार मार के इनको भगा दिया। तो वहां से लुट पिट करके ये लोग कहां आ गए? भारत। अब भारत में आके राजा बन गए। भारत में कोई भी राजा बन जाता है, ठीक है, चाहे चोर हो, कुछ भी हो। अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, अपने ऑनलाइन क्लास चल रही, ठीक है। तो राजा बन गए भारत में आके, और क्या कह दिया खुद को? क्षत्रप। तो ये अपने आप को क्षत्रप कहलाना पसंद करते थे। मध्य एशिया से आए थे, यूची कबीलों वालों ने इनको बहुत मारा और मार मार के इनको भगा दिया, और ये भारत में आए। भारत में आके इन्होंने राज। ये भारत में कितनी जगह आकर बसे? 5। भारत में कितनी जगह आके बसे? 5। यार उस समय क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भारत के क्षेत्र में था, अफगानिस्तान भारत के क्षेत्र में था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण कर दिया था। ये सब भारत के हिस्से थे। तो भारत में ये बसे कहां पर? कंधार। कंधार कहां पर है? कंधार कहां पर है? इसके बाद तक्षशिला। तक्षशिला कहां है? कहां पर है? इसके बाद मथुरा। मथुरा के बाद उज्जैन। उज्जैन के बाद कितनी जगह बसे? भारत में सब कितनी जगह बसे? कौन कौन सी जगह? ये कंधार और तक्षशिला दोनों कहां है? मथुरा वाराणसी में है। हाँ, अफगानिस्तान में उज्जैन है। ध्यान रखना, अफगानिस्तान में है। अब हाँ, सही है ना? बिल्कुल मजा आएगा, क्लास लंबी चलेगी, इतना खतरनाक कंटेंट देंगे। सिलेक्टेड, मतलब कोई भी कचरा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा बेटा, ना कचरा और ना बहुत ज्यादा आपको डीप। बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें पढ़ के ही सिलेक्शन हो जाएगा आपको, ठीक है। अब ध्यान रखना, आगे 5 जगह पर ये रुके। तो उज्जैन में जो लोग रह रहे थे, जो लोग में कौन लोग? शक लोग। ऐसे शक लोग जो उज्जैन में जाके राजा बनना चाह रहे थे। तो उज्जैन का एक लोकल राजा था राजा में प्रजाति, लोकल राजा ने, उज्जैन के लोकल राजा ने शकों को इतना मारा
कि इनको मार मार के इनके दिमाग से भूत उतार दिया राजा बनने का। भयंकर मारा। कौन ने मारा? उज्जैन के राजा। उज्जैन का लोकल राजा था कोई, उसने शकों को मारा और उज्जैन से खदेड़ दिया। शक भग गए। तो शकों को मारने के उपलक्ष्य में इसने अपनी खुद को एक उपाधि दी जिसका नाम क्या है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की जो उपाधि दी इसने खुद को दी। तो पहला विक्रमादित्य कौन राजा था? विक्रमादित्य उपाधि 14 राजा ने अपने आप को दी। भारत में 14 ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने आप को कौन सी उपाधि दी? विक्रमादित्य। लेकिन पहला राजा उज्जैन का था जिसने शकों को मारा, और यहीं से बेटा उसने एक कैलेंडर जारी किया, विक्रम संवत। कौन सा संवत? तो विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चालू किया था। अच्छा, कब चालू किया? 57, 58, 20। 57, 58, 20। अरे हाया ना। अब मेरी बात सुन। जो शकों का एक प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन। देखो भाई, शक उज्जैन से तो हट गए लेकिन बाकी जगह तो है। तो रुद्रदामन जो था ये प्रतापी राजा था। बताओ इसने क्या किया था? रुद्रदामन ने गुजरात में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। सुदर्शन झील कहां पर है? कहां पर है? अच्छा, कौन से पर्वत पर? गिरनार। देखो बेटा, गिरनार पर्वत या आपसे पूछे गिर पर्वत, ये गिर गुजरात में ही है। आपको एक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेर मिलते हैं यहाँ। कहां पर? गुजरात की राजधानी कौन? गांधीनगर। कौन सी है? ठीक है। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? अरे किसने कराया? अब एक बात और सुनो। बैठ जा बेटा, तू इतनी बार बार उठ के बाहर, गेट बंद कर दे। सुनो, रुद्रदामन के बारे में कहा जाता है कि एक कौन सी भाषा से प्रेम करता था? संस्कृत। इसके संस्कृत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है इसके एक अभिलेख से। कौन सा अभिलेख? कौन सा अभिलेख? ऐसा पहला अभिलेख भारत का जो संस्कृत में लिखा गया, गिरनार। बेटा गिरनार अभिलेख, अभिलेख क्या होता है? पत्थर पर या किसी शिला पर कोई लेख लिख दो, उसे अभिलेख कहते हैं। ठीक है, ओके। तो रुद्रदामन जो नाम का व्यक्ति था ये संस्कृत प्रेमी था और उसने कौन सा अभिलेख लिखवाया? गिरनार। शकों का शासन चलते रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। आगे चल के देखो भाई, कोई भी, आप कितने सारे वंश पढ़े हमने। कल अपन ने कौन सी ट्रिक बताई थी मैंने आपको? बताओ। हसीना मोसी के हरिया का वंश, सासे शुंग वंश, सात से आया ना। क्या ये शिशुनाग है बेटा? ये शिशुनाग है। हरियाग वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवां। इतने सारे वंश एक के बाद आते गए। तो भाई शकों के बाद भी कोई आया होगा, हाँ कि नहीं? तो भारत में ये तो शकों की जानकारी है। शकों के बाद आते हैं पल्लव। कौन आते हैं? तो जैसा कि मेरे दोस्त आप देख पा रहे हैं, ये बना दिया मैंने आपके भारत का चित्र, और भारत का जो मैप है, भारत के मैप के पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो ये पाकिस्तान और ये पूरा हिस्सा अफगानिस्तान। तो इस हिस्से में, कौन से हिस्से में? वेस्टर्न। इस हिस्से में पल्लव लोग, पल्लव कौन? पल्लव, पल्लव वो भी वही ईरान इराक से आए। ये लोग कहां से आए? आके और इस हिस्से में भारत में रहे, अंदर नहीं आए वो लोग कभी। इसी हिस्से में इनका ज्यादा प्रमाण नहीं मिलता। बस आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, शकों का राजा कौन था? गोंडो फर्निस। सॉरी, आई एम सॉरी, पल्लव। पल्लव पढ़ा रहे हैं, आपकी भाभी को याद करने लग जाते हैं, दिमाग भटक जाता है। देखिए, पल्लव, पल्लव का संस्था, पल्लव वंश का संस्थापक था गोंडो फर्निस। अरे बोलो ना भाई, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? गोंडो। और एक बात इसमें और ध्यान रखना मेरे दोस्त,
इसके समय पर सेंट टॉमस एक व्यक्ति था। क्या नाम था? सेंट टॉमस। ये ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत में आया। कौन से धर्म का प्रचार? क्या नाम था इसका? बस पल्लव में कुछ नहीं पढ़ना आपको। पल्लव में दो चीज। संस्थापक कौन आया ना? गोंडो फर्नेस। इसके समय सेंट थॉमस आया था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने। पल्लव को पार्थियाई वंश भी कहता है। पार्थियाई मतलब पश्चिमी भारत में रहने वाले लोग। आया ना? अब बात करेंगे, पल्लव वंश खत्म। पल्लव के बाद कौन आता है? कुषाण। देखो कंफ्यूज मत हो जाओ। पहले हिंदू यूनानी, शक, पल्लव। कितना सरल है यार। सबसे पहले हिंदू यूनानी आए, बोलो हाँ। फिर शक आए, अब भी पढ़ाया। फिर पल्लव आए, अब भी पढ़ाया। अब कुषाण आएंगे। कोई दिक्कत? कंफ्यूज नहीं होना। कौन आएंगे? कुषाण आएंगे। कुषाण। अब सुनो भाई इधर ध्यान से, कुषाणों को बड़े अच्छे से समझ लेना, ठीक है? कुषाणों से क्वेश्चन बन जाता है। अब कुषाणों के बारे में सुनिए। पल्लव के बाद कौन आते हैं? कुषाण। पल्लव के बाद कौन आते हैं? कुषाण। कुषाण राजा या कुषाण जो लोग थे वो यूची या तोखरी भी कहलाते हैं। यूची या तोखरी। कुषाण क्या कहलाते हैं बेटा? यूची या तोखरी। और ये भी मध्य एशिया से ही आए थे। ये भी कहां से आए थे? उधर से ही। मैं बता रहा ना आपको, मध्य एशिया अभी से चर्चा चल रही, वहीं से आए। अच्छा, इनका कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कडफिसेस। कौन था बेटा? कौन से वंश का संस्थापक था? कुषाण। संस्थापक था कुजुल। कुजुल कडफिसेस। भाई देखो, स्थापना कर दी। उसके बाद प्रतापी शासक आया। कौन? कनिष्क। कौन आया? तो आपसे पूछे मेरे भाई, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? कनिष्क। कौन हुआ? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? अरे कौन था? जब आया भारत में गद्दी पर बैठता, ये व्यापारिक राजधानी थी, ठीक, और एक धार्मिक राजधानी बनाता है मथुरा। ये कौन सी राजधानी थी? धार्मिक। तो इसकी कितनी राजधानी थी? क्या किया? सुनो ध्यान से। एक संवत चलाया। संवत का मतलब क्या होता है? कैलेंडर। क्या होता है? एक संवत चलाया। संवत का मतलब होता है कैलेंडर, ठीक है? कैलेंडर चलाया जिसका नाम था शक संवत। कौन सा शक संवत? और मेरे बच्चे कब चलाया इसने? सही है ना? इसके बाद कौन सा संवत आएगा? गुप्त संवत। तो इसने कौन सा संवत चलाया? जल्दी बताओ। आया? इसे भारत सरकार के द्वारा यूज किया जाता। वर्तमान में जिस कैलेंडर, ये कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरी। कौन सा कैलेंडर है? तो हमारा कैलेंडर कौन सा? ग्रेगोरी। हमारा कैलेंडर कौन सा? ग्रेगोरी। ठीक है? इन दोनों का याद दिलाना मेरे को। ये लोग कहा गए थे चलती हुई क्लास में, तो अभी तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बताऊंगा तुमको। अभी क्लास बंद हो जाए जरा बेटा। ग्रेगोरी वर्तमान के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के, एक शक संवत है, एक कौन सा संवत है? गुप्त संवत है, एक कौन सा हिजरी संवत है, एक कौन सा संवत है? विक्रम संवत। बहुत सारे कैलेंडर है, पर हमारा हम जो मानते हैं जनवरी फरवरी, कौन सा? ग्रेगोरी। भारत सरकार कौन सा संवत? शक संवत किसने चलाया? अरे बोलो ना। कनिष्क। बेटा कनिष्क जो राजा था, अच्छा राजा, बाहर से अटैक किए थे उन लोगों ने। तो कनिष्क के समय चीन का एक राजा था जिसका नाम था इसका पेन।
राजा भारत के कुषाण वंश के राजा कनिष्क के ऊपर अटैक करता। तो आपसे बोले कि कब चीन ने अटैक किया, किसके ऊपर चीन ने अटैक किया था? कनिष्क। तो ये पहला भारतीय राजा जिसकी लड़ाई इंटरनेशनल, चीन इंटरनेशनल तो शुरू से होते आ रही है, लेकिन चीन के साथ हो गई। क्या नाम था इसका? पेंचुआ। क्या नाम था इसका? देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी ने सोने के सिक्के चलाए, काय के सिक्के चलाए, तो सर्वाधिक अगर किसी ने सोने के सिक्के पहली बार किसने चलाए? हिंदू यूनानी, पहली बार। लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए इसने। बम पैसा था इसके पास, समझ रहे हो कि नहीं? असल मायने में सोने का सिक्का, अभी 5 रुपए का अपना जो सिक्का होता है, उतना सोना ही कितना हजारों लाखों का हो जाता है। उस समय पर 5 रुपए बराबर 1 पैसे का ऐसा सिक्का, मतलब सिक्के सोने के चलते थे, मुद्राएं सोने की थी। सोचो आप कितने अमीर लोग थे। तो इन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे? अब इनके दरबार में एक चरक नाम के राज्यवेद थे। क्या नाम के? चरक। चरक नाम के राज्यवेद थे। तो बेटा चरक नाम के राज्यवेद थे, वेद का मतलब होता है डॉक्टर। इनने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता 120 अध्याय, भाग कितने हैं? अध्याय की संख्या कितनी है? 100। और इसके भाग कितने हैं? 8। कितने हैं? वही तो बता रहे हैं, आप लोग कुछ भी बोले। भाग कितने हैं? 8। और अध्याय कितने हैं? अध्याय 120। तुम लोग 18 बोल रहे हो भाग, कल ही पढ़ाया था ना तुमको। कितने भाग है? 8। अध्याय कितने? 120। चरक संहिता। अब इन्होंने भारतीय चिकित्सा का, अगर विश्वकोश की बात करें, उसकी रचना की थी। भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश मतलब एक ऐसी डायरी जिसमें लगभग हर प्रकार की बीमारी का इलाज। उस समय जब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ है अभी। कितना भयानक, मतलब टैलेंट देखो आप, भारतीय टैलेंट था। ये किताब चोरी हो गई इनकी, विदेशी लोगों ने ले गए उठा उठा के। बहुत सारी की पढ़ाई करने के लिए आप लोग वो यूक्रेन में डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जबकि उस समय भारत से ज्यादा शिक्षित तो विश्व गुरु था भारत। तक्षशिला, नालंदा 3-3 हजार साल पहले इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले गए। यहाँ के लोगों को क्या आता था? भिखमंगे थे यहाँ के, पश्चिमी सभ्यता के सब। कुछ आता था क्या? कबीलों में बटे हुए थे, अटैक करते थे, सीखते थे। यहाँ भारत में आके देखो आप, चीन से लेकर म्यांमार, थाईलैंड तक के लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए आते। इसके राज्य में थे चरक, चरक संहिता। इसके कितने भाग? 8। 120 क्या है इसमें? अब एक किताब और लिखी यहां पर जिसका नाम था महाविभाष्य। क्या नाम है बेटा? महाविभाष्य क्या है? एक पुस्तक। इसके रचनाकार कौन है? वासुमित्र। कौन है बेटा? वासुमित्र। महाविभाष्य के रचनाकार कौन है? वासुमित्र। ध्यान रखिएगा, महाविभाष्य नाम की जो किताब लिखी है ना इन्होंने, बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। ये कौन से धर्म का? महाविभाष्य जो बुक है वो किस धर्म पर आधारित है? कौन होंगे? वासु। मजा से थोड़ा करीसा पूर्व। अपना कैलेंडर कौन सा है? कितने भाग है इसके? कितने अध्याय है? कितने अध्याय है? 100। अश्व क्या लिखा? बौद्धों का बहुत बड़ा एक ग्रंथ बौद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। तो अश्वघोष किसके द्वारा? वासुमित्र किसके थे? अब आपने E = mc²। यहां पर देखो, बोर्ड को थोड़ा छोटा करते हैं भाई, ठीक है? मैं चाह रहा हूं कि एक ही स्लाइड में आपको पूरा नॉलेज मिल जाए, ठीक है? देखो यहां
यहां देखिए ध्यान से, आपने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये फार्मूला पढ़ा होगा। किसने दिया है? ये आइंस्टीन। आइंस्टीन चोर है। हाँ, आइंस्टीन से भी पहले भारत में एक व्यक्ति हुए जिसका नाम क्या? नागार्जुन। क्या नाम? जो सापेक्षता का सिद्धांत इसने दिया है ना, और अपने आप को बताते हैं भारत के लोगों ने पहले दे चुके थे। नागार्जुन नाम के व्यक्ति थे। क्या नाम था? नागार्जुन। नागार्जुन नाम के व्यक्ति ने सापेक्षता का सिद्धांत पहले ही दे चुके हैं। काय का सिद्धांत? जब ये पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है। आप लोग जो पढ़ते हो ना न्यूटन के नियम, न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त नाम के एक भारतीय ने वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था। आर्यभट्ट मिहिर जैसे लोग इन्होंने बता दिया था कि सूरज, सबके सब यूरोपीय जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक थे वो बोलते थे पृथ्वी तो स्थिर है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। कुछ लोग बोलते हैं कि चंद्रमा और सूरज दोनों पृथ्वी के पर। सबसे पहले इन लोगों ने, भारतीय लोगों ने बताया था कि पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर घूमती है और घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। भारतीय लोगों ने बताया। किताबों को चोरा गया आक्रमण के साथ। कितने बड़े बड़े आक्रमण हुए, और किताबों को, इतिहास को ले गए। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी जो पूरी दुनिया को शिक्षित कर रही थी, उनको बख्तियार खिलजी जैसे लोगों ने तहस नहस कर दिया, जला दिया, और हमारे पूरे नॉलेज, हमारा पूरा ज्ञान विदेशों में ले गए, और उन्हीं किताबों को पढ़ गए, वैज्ञानिक बन गए। न्यूटन, घंटा का न्यूटन भाई। देखिए, तो नागार्जुन को क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं भाई? अरे हाँ है ना। अब सुनिए, कनिष्क जो राजा था, इसकी मृत्यु हो जाती है 102। है ना? कब हो जाती है? हाँ। अब कनिष्क की जब मृत्यु होती है तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था बेटा? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। ठीक है। कनिष्क किस वंश का सबसे प्रतापी शासक था? कनिष्क किस वंश का सबसे प्रतापी शासक था? कुषाण वंश के जो राजा, और इन्होंने अपने, क्या नाम था? देवपुत्र। देवभूति नहीं बेटा, ठीक है। देवभूति तो पढ़ा दिया ना मैंने कल, फिर भाई पहुंच रहे हो वापस, कर रिवीजन कराऊं। चल, तो भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? अश्वघोष किसके दरबार में थे? वासुमित्र किसके दरबार में थे? बोध चरित्र किस धर्म पर आधारित है? किस धर्म पर आधारित है? किस धर्म पर? अब सुनिए, कनिष्क के शासन काल में सबसे ज्यादा, कनिष्क के शासन काल में, किसके शासन काल में? कनिष्क। गंधार और मथुरा शैली का विकास सबसे ज्यादा किसके शासन काल में हुआ? कनिष्क के शासन। कौन सी शैली पर आधारित? गंधार। कौन सी शैली पर? गंधार शैली पर आधारित। अब सुनिए, उस समय पर जब कनिष्क के लोग शासन कर रहे थे ना, तो उस समय भारत में सबसे ज्यादा रेशम, काय का? रेशम की खेती होती थी, और रेशम का ही व्यापार होती थी। तो बहुत सारे लुटेरे होते थे जो रेशम, लुटेरे लोग जब रेशम को लूट लेते थे तो कनिष्क ने उन लुटेरों को कैद करके और बहुत मारा, बहुत बड़ी सजा दी उनको। जब सजा दी तो धीरे धीरे करके रेशम का जो मार्ग था वो क्लियर हो गया, रूट एकदम क्लियर, अब कोई लूटपाट नहीं होती। तो रेशम के मार्ग पे सबसे पहले नियंत्रण करने वाला कोई राजा था, वो कौन था? कनिष्क। और ध्यान रखिए, रेशम बनाने की टेक्निक कहां से ली? चीन। हमको रेशम बनाने की विधि किसने बताई? चीन ने बताई। और भारत में एक क्षेत्र है मथुरा, यहां पर रेशम, एक विशेष प्रकार का कपड़ा बनता था रेशम का, उस कपड़े का नाम था साटक। क्या नाम था? तो साटक क्या है? रेशम का एक कपड़ा। रेशम का एक कपड़ा क्या है? साटक। अरे हाँ कि नहीं? सुनिए,
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा भी कुषाण वंश के समय पर, कौन सा वंश पढ़ रहे हैं, तो बुद्ध की खड़ी जो प्रतिमा थी वो कुषाण वंश के समय पर ही बनाई गई थी। इसलिए ध्यान रखिएगा, कनिष्क के समय वास्तुकला, क्या बात चल रही है बेटा, कनिष्क के समय वास्तुकला अपने चरम पर थी। काय पर थी बेटा, तो यहां पर समाप्त होता है कौन सा साम्राज्य, आया ना, आई कि नहीं बात समझ में, अरे आ गई कि नहीं। अब सुनिए, अब भारत में ये आपका इंडिया है, मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा, चिंता मत कीजिए, ये आपका भारत है बेटा, ठीक है, ये आपका भारत। यहां पर देखिए इतने एरिया में लगभग कहां, पाकिस्तान में गंधार, उज्जैन, मथुरा, नासिक, महाराष्ट्र तक के इतने पूरे एरिया में ये लोग शासन कर रहे थे कुषाण, ठीक है। लेकिन अब एक बात सुनिए जरा ध्यान से कि कुषाणों के जो सामंत थे, सामंत का मतलब क्या होता है, सामंत का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप राजा हैं, आप किसी जगह के राजा हैं, मैं आपका गुलाम हूं, आपने क्या बोला, जाओ रोहित भैया तुमको हम नाले मोहल्ले वाला क्षेत्र देते हैं, यहां से टैक्स कलेक्ट करके हमको दो। तो भाई अगर मैं इतने लोगों से टैक्स कलेक्ट करूंगा तो मेरे पास पैसा भी आएगा, अब मैं थोड़ी बहुत चोरी भी कर लूंगा यार तो आपको कुछ पहुंचाऊंगा, कुछ नहीं पहुंचाऊंगा, तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा कि नहीं बनूंगा। तो ऐसे ही सामंत लोग होते थे जो टैक्स कलेक्ट करके राजा तक पहुंच जाते थे। तो कुषाणों के जो सामंत हुआ करते थे वही लोग आगे चल के गुप्त एम्पायर या गुप्त साम्राज्य बनाएंगे। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं गुप्त साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, कुषाण तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये लोग सब बाहरी आक्रमणकारी थे। अब पढ़ेंगे हम गुप्त एम्पायर। कंफ्यूज मत हो जाओ, गुप्त वंश कैसे प्रारंभ होता है, ऐसे प्रारंभ होता है कि ये लोग कौन, कुषाण, ये भारतीय लोगों को सामंत बनाया है इन्होंने, क्या बनाया, सामंत। तो सामंत धीरे 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 करके पैसे वाले बनते गए और वैसे ही कुषाण वंश धीरे 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 कमजोर होते चला गया, सामंत ऊपर उठते चले गए, कुषाण वंश डाउन होते जा रहा था, इनका लेवल अप होते जा रहा था। धीरे धीरे करके इन्होंने अटैक किया और धीरे से क्या बना लिया, एम्पायर। तो कौन सा वंश है, गुप्त। चालू करें भैया। तो अब हम कौन सा वंश पढ़ने जा रहे हैं, गुप्त साम्राज्य, ठीक है बेटा। यहां से आपको पढ़ना है, कल यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, रिकॉर्ड नहीं की थी कल की क्लास। चलिए तो यहां से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे बताइए, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये जो गुप्त साम्राज्य था, ये गुप्त वंश के लोग किसके सामंत हुआ करते थे, कुषाण के क्या हुआ करते थे, सामंत। सामंत का मतलब समझ गए कि नहीं, कलेक्टर। कलेक्टर क्या होता है, किसी चीज को कलेक्ट करने वाला, कलेक्टर। तो हाँ, तो ये लोग क्या हुआ करते थे, टैक्स कलेक्ट करके राजा तक पहुंचाने वाले। तो कुषाणों के सामंत हुए ये लोग, और ये इनकी जो धर्म था, ये किस धर्म की पूजा करते थे, वैष्णव धर्म, विष्णु भगवान को ये लोग मानते थे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 बी नोटेड माय लॉर्ड, ये किस धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म। और कौन से भगवान की पूजा करते थे, विष्णु, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। क्या राजधानी थी बेटा, पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहीं जगह पर लिखा है इनकी राजधानी थी कौशाम्बी। पाटलिपुत्र पटना जिसे बिहार की राजधानी के रूप में जाना जाता है, कौशाम्बी यूपी का क्षेत्र है। कुछ जगह पर कौशाम्बी मिल जाएगा आपको देखने के लिए, ठीक है। दोनों ही सही है क्योंकि बाद में इन लोगों ने अपनी राजधानी पटना ले गए, पहले कौशाम्बी हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। तो वैष्णव धर्म को मानते थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे। और ध्यान रखना, विष्णु भगवान का वाहन किसे कहते हैं, गरुड़, गरुड़ को कहते हैं। तो गरुड़ में ये अड़ा नहीं आएगा, गरुड़ ऐसा लिखाता है वैसे, मेरे ख्याल सही है ना, गरुड़। तो गरुड़ की पूजा करते थे। गरुड़ किसका वाहन है, विष्णु, ठीक है। तो इनका संस्थापक कौन था, सुनिए भाई ध्यान से, गुप्त वंश, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। पॉइंट नंबर 2 नहीं डालेंगे, नहीं तो तुम याद करने में दिक्कत, सीधा याद रखो। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। यार कितना सरल है, श्रीगुप्त किस वंश का संस्थापक था, गुप्त वंश। कितना सरल है, देखो यार, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है मेरे भाई, बोलते क्यों नहीं हो, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त किस वंश का संस्थापक है। और एक बात सुनो जरा ध्यान से, 240 से गद्दी पर बैठता है। कब से गद्दी पर बैठता है, 240। और कहां तक बैठा रहता है, 280। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त बहुत बड़ा कोई वो नहीं होता है,
श्रीगुप्त के बाद इसका एक लड़का पैदा होता है, बड़ी खुशी होती है श्रीगुप्त को। ये लड़का देखने दिखाने में एकदम जबरदस्त शरीर लेके पैदा हुआ था। तो श्रीगुप्त ने उसको देखा, बहुत देर तक देखा। अब पंडितों ने उससे बोला, भैया इसका नाम हम तो नहीं बता पाएंगे, इतना बड़ा बच्चा हुआ है, इतना बड़ा बच्चा, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा 5-6 किलो का। श्रीगुप्त ने इसका नाम रखा घटोत्कच। क्या नाम रखा? तो बताए श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? श्रीगुप्त किस धर्म का संबंधित था? किस वंश का संस्थापक था? अरे हाँ या ना? अरे बोलते क्यों नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो जरा। घटोत्कच नाम का राजा जब आगे चल के ये शादी करेगा, ये क्या करेगा? शादी करेगा। तो फिर शादी करने के बाद इसका भी बच्चा होगा। शादी करने के बाद इसका होता है बच्चा। क्या होता है बेटा? बच्चा होता है। तो ये अपने बच्चे का नाम रखता है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम रखता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश के वास्तविक संस्थापक, बड़ा तेजस्वी, एकदम धांसू आदमी। चंद्रगुप्त प्रथम धीरे 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 बड़े हो रहे थे। बड़े होते होते इन्हें एक राजकुमारी से प्रेम हो जाता है। राजकुमारी कौन? गोबर वाली नहीं बोल रहा हूं, राजकुमारी। प्यार हो जाता है। इसका नाम था लिच्छकवि। ठीक है, लिच्छकवि राजकुमारी। लिच्छकवि एक जगह का नाम है, बताया था ना, बिहार में। तो लिच्छकवि, लिच्छकवि राजकुमारी। राजकुमारी नाम क्या था? कुमार देवी। क्या नाम था? शादी हो जाती है। शादी होने के बाद चंद्रगुप्त भयंकर प्रसन्न। राजा रानी की प्रेम कहानी अमर रहे, इसलिए इन्होंने राजा और रानी का चित्र अंकित करके सिक्के चलवा दिए। क्या चला दिए? तो राजा रानी के चित्र के सिक्के, कौन से सिक्के बेटा? राजा रानी के चित्र के सिक्के चलवाए थे किसने? किसने चलवाए? और इतनी खूबसूरत पत्नी इनको मिली तो इन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी। और इस उपाधि में क्या बोला? इन्होंने खुद को बोला कि भैया हम महाराजा नहीं हैं, हम हैं महाराजा धीराज। कौन है बेटा? तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने किसको दी? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य मत बोल देना, वो मौर्य वंश था, ये गुप्त वंश है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने आप को कौन सी उपाधि दी? राजाधिराज। हाँ, और फिर बोला इतनी सुंदर बीबी है, हम कैलेंडर जारी करते हैं। कौन सा कैलेंडर जारी किया इन्होंने? 319 से 320 में इन्होंने एक संवत चालू किया। इसका नाम क्या था? गुप्त संवत। क्या संवत था? अरे बोलते क्यों नहीं? गुप्त। चलो, मजा आ गया इनको। अब भैया सुनो, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी मतलब देखो, बाप नंबरी तो बेटा। बाप तो शक्तिशाली था ही, इसका खतरनाक बेटा होता है जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त। क्या नाम होता है? और भैया पापा तो फिर भी प्रेम मोहब्बत में पड़ गए थे, ये तो एकदम कातिल, जहर बोल सकते हो। उस समय सुनिए, अभी साउथ में पूरा घुसा नहीं था कोई नीचे तक, कोई भी राजा साउथ इंडिया में। मतलब तुम बोलोगे साउथ क्या होता है भैया, ले देख लो, चित्र बता देते हैं बेटा। देखो सारी चीजें, हर चीज में आपको मैपिंग पढ़ा देता हूं मैं। देखो है ना, सारी चीजें मैपिंग से पढ़ा रहा हूं, 3 तरीके से पढ़ा रहा हूं, फिर भी नहीं समझ में आया ना बेटा, सेल पास खाके मर जाना। देखो ये राजा समुद्रगुप्त जब गद्दी पर बैठता है तो उत्तर भारत पर भी अटैक करता है और दक्षिण भारत पर भी अटैक करता है। चारों दिशाओं में इसका झंडा उत्तर भारत के 9 राजाओं को हरा देता है। 9 राजा हरा देना, 9। कितने राजा? उत्तर भारत के 9 राजा। और साउथ इंडिया के कितने राजा? 12। साउथ इंडिया के लोग कितने खतरनाक रहते हैं, उनको भी हराया। 12 कहते हैं इसका घोड़ा 3 समुंदर का पानी पीता था। कितने समुंदर का? यहां पर कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। और यहां पर, अरे
ठीक है यार, मैं नहीं पढ़ाया था तुमको, निकल जाता है मुंह से, तुम तो ऐसा। अरब सागर है, मैं अभी गुस्से में पूरी दुनिया के महासागर पढ़ा दूंगा अभी। अरब सागर, फिर यहाँ पर कौन है, हिंद महासागर, फिर यहाँ पर बंगाल। चल, अरे यहां पीना हो तो यहां भी पी सकता है घोड़ा, यहां पीना हो तो यहां भी पी सकता है। मतलब 3 समुंदर का पानी पीने वाला है इसका घोड़ा, देख रहे हो। खतर कर दे कोई अटैक इसके समय, जितने अटैक बाबर आए और डाबर आए और जितने इसके समय जाते, इसके समय जाते, आ जाते ना इल्ले तो यहाँ सर, अरे शक्तिशाली राजा यार, ऐसा नहीं है। इसे कहते थे भारत का नेपोलियन। क्या कहते थे? भारत का नेपोलियन। किसे कहते थे? अरे बहुत खतरनाक राजा था भैया। हाँ, वो तो क्या है कि आपके एग्जाम नजदीक है और बहुत ज्यादा डीप में पढ़ते ना तो आपको बिल्कुल मजा आ जाता। अभी क्या है, थोड़ा पूरा एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रख के सेलेक्टेड चीजें पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? इसका घोड़ा कितने समुद्र का पानी पी जाता है। उत्तर भारत के कितने राजाओं को हराया, दक्षिण भारत के किसे किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहते हैं। इसने एक उपाधि दी खुद को, अश्वमेघ कर्ता। कौन सा कर्ता? अश्वमेघ कर्ता। एक और खुद को उपाधि दी, विक्रमंकम। क्या सी उपाधि दी? विक्रमंकम। और एक और उपाधि दी, परम भागवत। क्या उपाधि दी? इसने अपने आप को, ये उपाधियां आ जाती हैं बेटा, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो कितनी उपाधि दी थी? अभिलेख भी आ जाते हैं, अभिलेख भी ध्यान से पढ़ लेना। अश्वमेघ कर्ता, विक्रमंकम और परम। 3 उपाधि किसने किसको दी? किसने दी? हाँ। और एक बहुत आईएमपी चीज ध्यान रखना, ये कौन से भगवान का उपासक था? विष्णु। कौन से भगवान का उपासक था? ये विष्णु भगवान का उपासक था। कौन से भगवान का उपासक था? विष्णु भगवान का उपासक था। अब सुनिए, विष्णु भगवान का उपासक कौन था? समुद्रगुप्त। इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था इसका? हरिसेन। हरिसेन नामक दरबारी कवि ने एक लेख लिखा था जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। बहुत आईएमपी है, सारी चीजें भूल जाओ, इसको ध्यान रखना, पेपर में 100% बनने के चांसेस है। हरिसेन ने कौन सी रचना की थी? प्रयाग। हरिसेन ने कौन सी रचना की? सबसे खतरनाक देख रहे हो, समुद्रगुप्त। हाँ कि नहीं? किसका बेटा था समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम किसका था? घटोत्कच। और घटोत्कच के बाप का नाम क्या? श्रीगुप्त। मजा आ रहा है? सबसे पहले कौन? श्रीगुप्त, फिर अब सुनो जरा ध्यान से। समुद्रगुप्त के कितने बेटे? 2। समुद्रगुप्त के कितने बेटे? समुद्रगुप्त के कितने बेटे? 2। एक बेटे का नाम रामगुप्त, ये बड़ा भाई था, ठीक है। रामगुप्त का विवाह हो जाता है एक महिला से जिसका नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। और समुद्रगुप्त का दूसरा लड़का था जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था इसका? अब भैया रामगुप्त जब गद्दी पर बैठा, बड़ा भाई है तो गद्दी पर जई बैठेगा। रामगुप्त जब गद्दी पर बैठता है तो इसके समय पर शक जो है फिर से अटैक करने लग जाता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात लिखी है देवी चंद्रगुप्तम नाम की किताब में। देवी चंद्रगुप्तम नाम की किताब में ये बात लिखी हुई है बेटा। देवी चंद्रगुप्तम जो किताब है ये विशाख दत्त ने लिखी है। किसने लिखी है? और ब्रह्म राक्षस मोस्ट आईएमपी किताब वो भी इन्होंने लिखी, विशाख दत्त। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नाम की एक बुक लिखी और उसमें कहा, सुनिए ध्यान से सुनिए, कि रामगुप्त ने शकों के डर से अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों के साथ बिस्तर पर भेज दिया था, ठीक है। चले जाओ, उनको सौंप दिया कि जाओ मेरी पत्नी तुम ले जाओ। कितनी बड़ी बात है।
ऐसा लिखा। तो ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पसंद नहीं आई। यार भैया तू आदमी है कायर है क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्रुव देवी का रूप धारण करके सखों के अंदर कैंपस में जाके और खल्लाटक कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय है, सॉरी आई एम सॉरी, अरे तो मुंह से निकल गया ना यार, मुंह से निकल गई मेरी जुबान फिसल। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा लिखा है देवी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब ऐसा किया तो ध्रुव देवी इंप्रेस्ड हो गई। ओ माय गॉड चंद्रगुप्त, हट तू कोई काम का नहीं है, तू मेरा पति नहीं है, तू एकदम बेकार इंसान है एकदम। क्या बोलते लूला बोल सकते हैं। रामगुप्त ने ध्रुव देवी से बोला सुनो तो बाबू ऐसा है कि वो तो मजबूरी का ये आज मजबूरी। देख चंद्रगुप्त को शादी कर ली भाई साहब, क्या कर ली, और ये दोनों ने मिलके इसको मरवा दिया। हट बीच में साले को एकदम लुड़ूस बोलते हैं ऐसे आदमी, क्या बोलते हैं रामगुप्त लुड़ूस। ध्रुव देवी चंद्रगुप्त, अरे ठीक, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब यहां पर क्या होता, रामगुप्त को मरवा दिया। ऐसे राजा राम हमारे आदर्श है, और राम नाम अगर किसी चोर का हो जाएगा तो चोर थोड़ी ना राम हो जाएगा भाई। राम तो क्या है, राम श्री राम की बात नहीं चल रही, वो तो ईश्वर है भाई, उसके बारे में कौन, ये व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति, गधा का नाम घोड़ा रखने से गधा घोड़ा थोड़ी हो जाता है। राम राम है, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, ये तो लड़ोस है ही। तो हाँ अब क्या होता है, शक हट जाते पीछे। चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठता, चंद्रगुप्त द्वितीय जब गद्दी पर बैठता है तो ये अपने आप को न्याय के लिए जाना जाता है कि मैं न्याय प्रिय हूं, न्याय करता हूं, न्याय के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ज्यादा न्याय के लिए जाता, 380 पर गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है गद्दी पर? और इसके समय पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है फाइयान। फाइयान कौन आता है? तो फाइयान किसके समय भारत आया था? और ये कौन सा यात्री था? चीनी यात्री। कौन सा यात्री था? चीनी यात्री था। और ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय किसका लड़का था? समुद्रगुप्त। किसका लड़का था? अरे हाँ कि नहीं? इसने शकों को मारा। किसको मारा? किसने मारा? और विशेष प्रकार की धातु जिसे क्या कहते हैं, चांदी के क्या चलवाए? सिक्के। तो चांदी के सिक्के किसने चलवाए? शकों को किसने मारा? और ध्यान रखना शकों को मारने के बाद इसने अपने आप को एक उपाधि दी जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? और तुम्हें थोड़ी देर पहले ही ये पढ़ाया गया है कि विक्रमादित्य जो है उज्जैन का एक स्थानीय राजा था जिसने शकों को भगा दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये 14 विक्रमादित्य की उपाधि है। टोटल 14 राजाओं ने अपने आप को विक्रमादित्य बोला, जिसमें सबसे पराक्रमी अगर किसी को बताया गया है तो वो कौन है? चंद्रगुप्त। अरे हाँ कि नहीं? इसके समय दिल्ली एवं उज्जैन, इसके समय दिल्ली एवं उज्जैन, दिल्ली एवं उज्जैन काय का केंद्र था? शिक्षा का। तो शिक्षा का केंद्र कौन था? दिल्ली एवं। शिक्षा का केंद्र कौन था? दिल्ली एवं उज्जैन। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों की थी? क्योंकि उसने शकों को मारा था। बेटा सुनो, इसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, यहां सुनिए ध्यान से, यहां लिख देते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सीजी लिख दो, छत्तीसगढ़ में समझ लेना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने लोग रहते थे? 9। और ये 9 लोग अपने आप में हर एक चीज में क्या थे? निपुण। जैसे कोई गाने में निपुण है, जैसे अकबर के दरबार के 9 रत्न थे ना, तो इसके दरबार में भी कितने रत्न थे? 9। तो 9 रत्नों की काफी अकबर ने इससे की है, इससे की है चंद्रगुप्त। 9 रत्न थे इसके दरबार में। कितने रत्न थे? 9। और जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? नवरत्न। किस नाम से जाना जाता है? नवरत्न।
इनके पहले रत्न थे भारत के शेक्सपियर महाकवि कालिदास। कौन थे? तो पहले रत्न कौन थे? महाकवि कालिदास। कालिदास के बारे में सुनो, कालिदास कहां से संबंधित है? उज्जैन से। और ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास ने यूं तो बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन फेमस नहीं हो पाए। फिर इन्होंने एक नाटक की रचना की जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो शाकुंतलम में जो शाकुंतलम है ये शकुंतला को दिखाता है। तो राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, इनके बीच में जो प्रेम हुआ है उस प्रेम का साक्षात वर्णन इन्होंने कर दिया है किस किताब में? अभिज्ञान। इनके जितनी भी रचना है अधिकांश में अम लिखा रहेगा, अम मतलब हलंत रहेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, ऋतु सहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, कालिदास। समझ गए कि नहीं? तो अम लिखा है आखिरी में। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है, पहली रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की। इससे ये फेमस हो गए, उठ के आ गए, नाम चल गया। भारत के शेक्सपियर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आया ना? धनवंतरी का आपने नाम सुना होगा। धनवंतरी, ये डॉक्टर, उस जमाने के डॉक्टर वैद्य रहे। धनवंतरी। वराह मिहिर का आपने नाम सुना होगा। ये किसके दरबार में थे? अरे किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपसे पूछे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास थे, वराह मिहिर थे, धनवंतरी थे। अरे हाँ कि नहीं? कितने रत्न थे टोटल? 9। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का कुमारगुप्त। इसका उत्तराधिकारी कौन आता है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जिसे हम कहते हैं गोविंद गुप्त, जिसे हम क्या कहते हैं? और इसी व्यक्ति ने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बसाया था? कुमारगुप्त या कुमारगुप्त या गोविंद, कुमारगुप्त या गोविंद ने क्या बसाया था बेटा? नालंदा। अरे हाँ कि नहीं? अब ये नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये कौन से धर्म के लिए जाना जाता है? बौद्ध धर्म के। कौन से धर्म के लिए? बौद्ध धर्म। कुमारगुप्त का बाद अगला जो राजा आता उसका नाम होता है स्कंदगुप्त। क्या नाम होता है इसका? कुमारगुप्त के बाद कौन आता है बेटा? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद कौन आता है? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने वही गिरनार, इनको कुछ काम नहीं होता था ना, तो ये क्या करते थे? वही सुदर्शन झील के पास जाकर उसका जीर्णोद्धार कराते थे। सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका जीर्णोद्धार किसने कराया? रुद्रदामन। उसके बाद अब कौन कराएगा? स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील को क्या कराया? जीर्णोद्धार। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? अब स्कंदगुप्त जैसे ही गद्दी पर बैठता है, इसके समय पर अटैक होना चालू हो जाता है हूणों का। किसका? हूण। हूण क्या है? हूण एक कबीला या एक जनजाति, अटैक करने वाले खतरनाक लोग, मतलब आक्रमणकारी लोग थे। बेटा राजकुमारी इधर देख लो, बहुत बड़ी बात चल रही है, मामूली नहीं है। इन चीजों को पढ़ना मतलब अपने आप में समझ रहे, राजा बन जाना। तो स्कंदगुप्त के समय पर कौन का आक्रमण चालू हो जाता है? हूणों का। किसका? हूणों का। और ध्यान रखिएगा, पहली बार अगर कोई व्यक्ति सती हुआ था या अगर कोई महिला सती हुई थी तो वो उसका प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी में। कब मिलता है? 510 ईस्वी में। राजा भोजराज। कौन? राजा भोजराज। राजा भोजराज की पत्नी सती हुई थी राजा भोजराज के मरने के बाद। ठीक है, ये जानकारी हमें मिली है। भानुगुप्त नाम का एक व्यक्ति था जिसने अभिलेख लिखा। उस अभिलेख का नाम क्या है? एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरण। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि राजा भोजराज की पत्नी पहली बार 510 ईस्वी में सती हुई थी और उसके बाद सती प्रथा चालू हुई। पहली बार प्रमाण कब मिलता है? 510। अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब सुनिए, गुप्त वंश के लोग कौन से धर्म के अनुयायी थे? वैश्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेरे भैया जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त एम्पायर है, इनका जो राज धर्म था वो क्या था?
तो आप बोलना कौन सा धर्म था? वैष्णव। और कौन से भगवान की पूजा करते थे? विष्णु। और ध्यान रखिएगा इनका राज चिन्ह क्या था? गरुड़। राज चिन्ह क्या था? गरुड़। गरुड़ किसका वाहन है भैया? किसका वाहन है? राज चिन्ह क्या था? गरुड़। अरे बोलते क्यों नहीं? राज चिन्ह क्या था? राज धर्म क्या था? क्या था? देवगण नाम की इसका एक प्रमाण मिला है हमें कि ये लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मिला है हमें ललितपुर में। ललितपुर कहाँ है? यूपी। और यहाँ एक मंदिर है दशावतार मंदिर भगवान विष्णु का। कौन सा मंदिर? दशावतार। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। कौन सी नदी के तट पर है? बेतवा। कौन से भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान। हाँ ना? तो ध्यान रखना इनका राजधर्म कौन था? क्या हुआ? हा? कर दो बंद। ठीक है, बंद हो गई क्या? चलो ठीक। तो इनका जो वंश कौन सा था? कौन सा वंश पढ़ रहे थे? गुप्त वंश। कौन सा वंश पढ़ रहे थे बेटा? गुप्त वंश। इनका राज चिन्ह क्या था? कौन सा धर्म था? राज चिन्ह गरुड़। राज चिन्ह गरुड़। और इसका मंदिर कौन सा है प्रमुख? दशावतार। कौन सा मंदिर है? अब सुनिए, आपने अजंता और एलोरा का नाम सुना होगा। अजंता और एलोरा। तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र। और कितनी है बेटा? 29। लेकिन वर्तमान में जो शेष है, जो शेष गुफाएं हैं, इनकी संख्या कितनी है? 6। कितनी संख्या है? 6। कहां पर? महाराष्ट्र में 6। अब एक बात सुनिए, जो गुफा की बात चल रही है, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17। कितनी गुफाएं? 16। गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, 5-7 मिनट की और क्लास बच्चे, रुक जाओ। गुफा नंबर 16 और 17 ये किससे, कौन से धर्म से संबंधित है? गुप्त वंश से। ठीक है बेटा, तुम लोग याद कर तो चलना, अभी पूछूंगा मैं, पिटाई होगी नहीं बताओगे। गुप्त वंश। तो गुफा बहुत आईएमपी चीज पढ़ा रहा हूं, उसको हल्के मत ले लेना भैया। अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र पूछा जाता है 100%। 16 और 17 गुप्तकालीन गुफाएं। टोटल 29 गुफा थी, शेष कितनी बची है? 6। और गुफा नंबर 16 में एक चित्र है। काय का चित्र है? मरणासन राजकुमारी। काय का बेटा? मरणासन। एक मरने के आसन में बैठी हुई राजकुमारी का चित्रण है। किस गुफा में? गुफा नंबर 16। कौन सी गुफा में? 16। और ध्यान रखिएगा गुफा नंबर 17 ये भी भगवान बुद्ध के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है। इनकी जो जीवन की जितनी भी घटनाएं रही, इनका ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, महापरिनिर्वाण हो जाना, ठीक है, सारी चीजों की घटनाएं किसमें है? गुफा नंबर 17। और ये किससे संबंधित है? गुप्त काल। मतलब किस काल में बनी होगी बेटा? गुप्त काल में। और गुप्त काल में ही और भी गुफाएं हैं। आपने एमपी में एक नाम सुना होगा, धार। धार में गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं। और ये कौन से धर्म से संबंधित है या किस वंश के समय पर बनाई गई है? गुप्त वंश। तो बाघ की गुफाएं कहां पर है? धार। कहां पर है? धार। किस वंश से संबंधित है? अरे हाँ कि नहीं? गुप्त काल में ही विष्णु शर्मा ने एक किताब लिखी थी, जबरदस्त, बहुत ज्यादा आईएमपी। यह लिख लो जितना कुछ लिख सको बेटा। नाम है इसका पंचतंत्र। बहुत आईएमपी है किताब, बहुत आईएमपी। इसके लेखक रहे विष्णु शर्मा। क्या रहे? संसार में बाइबल के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय ग्रंथ जिसका नाम क्या? पंचतंत्र। लगभग हर देश अपनी भाषा में आज इसको अनुवाद कर चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले इसी समय पर गुप्त वंश में ही कौन हुए? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने सबसे पहले सूर्य सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया बेटा? सूर्य सिद्धांत। और सूर्य सिद्धांत में देखा उन्होंने एक बात बोल दी कि सूर्य जो है भाई,
इसके चारों तरफ कौन परिक्रमा करती है? पृथ्वी। और अपनी धुरी पर भी कौन घूमती है? पृथ्वी। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में सबसे पहले कौन ने बताया? आर्यभट्ट। किसने बताया? आर्यभट्ट। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, किसने बताया? अब सुनिए, इसके बाद वराहमिहिर के बारे में भी सुन लो मेरे भाई। वराहमिहिर ने भी कुछ बड़े बड़े प्रयोग किए, कुछ किताबें लिखी। उन किताबों में बृहत संहिता, पंच सिद्धांत। बृहत संहिता किसकी किताब है? बृहत संहिता। पंच सिद्धांत, पंच सिद्धांत, सिद्धांत। बृहत जाप, कौन सी किताब बेटा? बृहत जाप। ये सब किताबें किसने लिखी? बृहत संहिता किसका किसका या किसका लेख है बताएं? ठीक है, किसका? बृहत जाप किसका? और याद रखना, लघु जातक, कौन सी किताब? ठीक है, लघु जातक। तो बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहत जाप और लघु जातक किसका लेख है ये? और सुनिए, किसने बोला पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में? न्यूटन ने बोला ना, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। हाँ कि नहीं? सेब नीचे गिर गया था, इसकी मुंडी। अरे न्यूटन के सर पे कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, कि सेब जो है, सेब की जगह पत्थर गिरना था न्यूटन के सर पे, तो न्यूटन मर जाता। अगर मर जाता तो इतना ज्यादा पढ़ना तो नहीं पड़ता। तो न्यूटन को लेकर बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, बाकी न्यूटन के लिए अपने मन में सम्मान है। चलिए, वराहमिहिर के बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिकल्पना की और गुरुत्वाकर्षण और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, और कई सारी किताबों में इन्होंने लेख लिखे, जिनको बाद में पढ़ के समझ रहे हो कि नहीं। और किसके बारे में बता दिया गया? न्यूटन के बारे में। जबकि ग्रेविटी के बारे में किसने बता गए थे? ब्रह्मगुप्त। अरे हाँ या ना? चले, इसके बाद आगे अपन चले तो एक शूद्रक नाम के राइटर भी इन्हीं के समय पर हुए गुप्त साम्राज्य में। क्या नाम था? शूद्रक। और शूद्रक ने एक किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी? मृक्षकटिकम। बहुत आईएमपी बुक है। क्या नाम है इसका? मृक्षकटिकम। बेटा सेट लगा लेना, आपके पेपर में क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। शूद्रक ने कौन सी किताब लिखी? मृक्षकटिकम। कालिदास ने कौन सा नाटक लिखा? अभिज्ञान। कौन सा? अभिज्ञान। तो इतनी सारी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, किसके कारण? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ कि नहीं? तो ध्यान रखना, क्या हुआ? ध्यान रखना, इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल। किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। नगरों का धीरे धीरे पतन होना गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। ये लाइन ध्यान रखना। किसका? नगरों का। नगरों का धीमा धीमा पतन होना गुप्त काल की क्या रही? विशेषता रही। यहां पर समाप्त होता है गुप्त काल। अब अगली क्लास कब पढ़ेंगे? कल। थैंक यू, टेक केयर।